हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली ग्रेट। तो हम लोग अपना जो डिस्कशन कर रहे हैं सर वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर कर रहे हैं, जो सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है सर। पेपर नंबर 8 है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिनके लिए सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए। सीए के स्टूडेंट्स में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, सीएमए के स्टूडेंट्स को करने हैं। अब अगर सीएमए सिलेबस की बात करें तो आप लोग अगर अपनी इंस्टीट्यूट की बुक्स में देखोगे तो वहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट उन्होंने यूज़ किया है। सिर्फ उसमें एक इंट्रोडक्शन लिया है, ऑब्जेक्टिव लिया है और स्कोप लिया है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा वाइड एरिया पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो हम लोगों ने CS 4 तक बहुत वाइड पढ़ा है, ठीक। आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। मैंने वाइड इसीलिए पढ़ा है कि आप लोगों को कल को आप लोगों ने एज अ प्रोफेशनल जब यूज़ करना है, सो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हम लोग अब CS 5 भी अगले जितने भी CS करेंगे बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में हम लोग उसको नहीं खींचेंगे, ठीक है। जितना रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो चीज़ों के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस रखेंगे, राइट। इससे पहले स्टार्ट करें, एक दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो ये थी कि सर लॉकडाउन के कारण जो हैंडबुक्स थी कॉस्ट अकाउंटिंग की वो नहीं जा पा रही थी। अब वो स्टार्ट हो चुकी है, हमारी डिस्पैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं हैंडबुक्स की। तो ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन ऑर्डर ऑन आवर वेबसाइट www.ksjteaching.org, राइट। तो वहां से एक्सेप्ट फॉर कंटेनमेंट जोन्स में अभी भी अलाउड नहीं है, राइट। और डिलीवरी टाइम जो है वो अभी कुछ कह नहीं सकते कि कितने दिन लगेंगे, राइट। श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि लिमिटेड डिलीवरीज हैं। तो इस कारण से अभी डिलीवरी टाइम एक्सपेक्टेड है 8 to 10 डेज का, लेकिन इट कैन टेक मोर टाइम, ओके। लेकिन स्टार्ट हो चुकी हैं हमारी डिलीवरीज। चलो सर वापस आते हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, और CAS 5 की हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। तो CAS 5 क्या कहता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज और इक्वलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो किसी भी बिजनेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने में। हम कहते हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं कि जब हम लोग मटेरियल परचेज करते हैं, हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग में भी पढ़ते हैं, जब हम लोग मटेरियल परचेज करते हैं तो मैंने वहां पर एक चीज सिखाई थी, क्या? एक तो सर मटेरियल परचेज कॉस्ट क्या आएगी, एक तो जितनी आप लोगों ने परचेज कॉस्ट पे की, ठीक। सपोज 1 लाख का सामान था, प्लस उस सामान को, उस रॉ मटेरियल को सप्लायर से लेकर अपनी फैक्ट्री तक लाने का जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सिर्फ 20,000 की, तो वो इस मटेरियल की प्राइस में इंक्लूड होगी। तो इसलिए ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है सर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये भी, अब ये जो 20,000 है ये कहाँ पे जाएगा सर? ये भी तो हमारे कॉस्ट शीट का पार्ट बनता है, मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट में जाता है, बिल्कुल जाता है सर, ठीक है ना। तो कोई भी बिजनेस ट्रांसपोर्ट की हेल्प के बिना काम करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलो अब डिस्कशन करते हैं। अब अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात करें, अब हम लोग अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात करें, हमारे पास 2 तरह की सर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो सकती है। कौन कौन सी? एक हो सकती है हमारे पास इनवर्ड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और एक हो सकती है हमारे पास आउटवर्ड, ठीक है जी। तो 2 तरह की हो सकती है, इनवर्ड और आउटवर्ड। क्या फर्क है सर दोनों में? इनवर्ड किसके ऊपर होती है और आउटवर्ड किसके ऊपर होती है? इनवर्ड होती है ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल आई कैन से, ठीक है जी। जब हम लोगों ने रॉ मटेरियल बाय करना है, और अगर शॉर्ट में इसको हम लोग बोलें तो ये किसके ऊपर होती है सर? ये होती है हमारी परचेज के ऊपर। जब मटेरियल इनवर्ड आना है उसके ऊपर जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पे करते हैं उसको बोलते हैं इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और दूसरी हमारे पास कौन सी होती है? आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दैट इज ऑन द सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स,
राइट। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, आउटवर्ड किसके ऊपर होती है, आउटवर्ड होती है हमारी सेल के ऊपर। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारे पास दो तरह की हो सकती है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जो इनवर्ड है दैट इज ऑन द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, और जो आउटवर्ड है दैट इज ऑन द सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब CAS 5 क्या कहता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 कहता है कि आपको एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है, उसको कलेक्ट करना है। वो कहता है दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज कलेक्शन ऑफ। CAS 5 क्या कहता है, आपको दो काम सबसे ज्यादा जरूरी करने हैं। पहला काम क्या है, कलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है जी, हमने कहा ठीक है। दूसरा काम बताओ, दूसरा काम कौन सा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दूसरा काम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एलोकेशन, एलोकेशन और अपोर्शनमेंट ऑफ, एलोकेशन और अपोर्शनमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, allocation or apportionment of transportation cost over various products or locations etc। ठीक है जी। तो क्या कहता है, कहता CAS 5 आपको ये कहता है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को एक्यूरेटली कलेक्ट करना, फिर उसको वेरियस प्रोडक्ट लोकेशन या जिसके ऊपर भी आप लोगों ने अपोर्शन करना है या एलोकेट करना है, वो अपोर्शन या एलोकेट करना, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसकी जो गाइडलाइंस हैं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दी गई हैं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 इसीलिए दिया गया है टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द एप्लीकेशन, रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड द एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, ये ना हो कि एक बिजनेस कुछ और फॉलो कर रहा है, दूसरा कुछ और फॉलो कर रहा है, तीसरा कुछ और फॉलो कर रहा है। फिर हम क्या कर सकते हैं, उस केस में इंडस्ट्री वाइज हम लोग कंपैरिजंस नहीं कर सकते। तो कहते हैं जितनी भी कॉस्ट है उसको किस तरह से आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, उसको किस तरह से एलोकेट करना है, किस तरह से अपोर्शन करना है, उन चीजों को लेकर किस में डिफाइंड है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हमारे पास ये चीजें डिफाइंड है कि क्या कुछ होना चाहिए उसमें। ठीक है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है, ये उसका स्कोप है टू सेट द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। ठीक है, उसके बाद सर अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की हम लोग बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हमारे पास क्या कुछ आता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में क्या कुछ इंक्लूडेड होता है? सर इसमें इंक्लूडेड होता है हमारे पास फ्रेट, ठीक है जी, प्लस कार्टेज, राइट, प्लस ट्रांजिट इंश्योरेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस क्या होता है कि सर रास्ते में कोई सामान खराब ना हो उसके लिए इंश्योरेंस करवाई जाती है, सो दैट इंश्योरेंस कंपनी से हम लोग पैसा ले सके बाद में, कि अगर रास्ते में कोई डैमेज हो जाते हैं, कोई सपोज करो कि ट्रक में मेरा सामान आ रहा था, ट्रक डैमेज हो गया, ठीक, तो उस चीज को कवर करने के लिए, उस रिस्क को कवर करने के लिए हम लोग जो सामान उसमें कैरी कर रहे हैं उसकी इंश्योरेंस करवाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट इंश्योरेंस। उसके बाद सर अदर इंसिडेंटल चार्जेस, अदर इंसिडेंटल चार्जेस, राइट। तो ब्रॉडली अगर बात करें तो ये मेरे पास बनती है सर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है सर, ये इंटरनली पेड भी हो सकती है और एक्सटर्नली पेड भी। सर अब ये कौन सा नया फंडा आ गया, ये सर हो सकती है इंटरनली पेड, इंटरनली पेड और एक्सटर्नली पेड। इसका क्या मतलब है कि अगर सर जो ट्रांसपोर्ट है जिसके थ्रू हम लोग अपना सामान भेजते हैं, दैट इज मेंटेन्ड बाय द फर्म इटसेल्फ,
दैट इज इंटरनली पेड। अगर हमारे पास अपने व्हीकल्स हैं, अपने ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं जिसमें हम लोग अपना सामान भेजते हैं, जिसमें हम लोग अपने फिनिश्ड गुड्स भेजते हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमारे अपने व्हीकल्स हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या, वो इंटरनली पेड व्हीकल्स है। एक्सटर्नली पेड क्या है, हम लोग बाहर से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हायर करते हैं। सर्विस कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ा है, वहां पे हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग की थी, किया था या नहीं किया था? बिल्कुल किया था सर। वो क्या थी? ट्रांसपोर्ट की कॉस्टिंग करना। वहां हम करते हैं कि हम लोग ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या है, हम लोग अगर ट्रांसपोर्ट को हायर करते हैं तो उसको जो पैसा देंगे, अगर बाहर की किसी ट्रांसपोर्ट को हायर करते हैं, उसको जो पैसा देंगे वो एक्सटर्नली पेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। अब सर एक और छोटी सी चीज समझना, एक बहुत बेसिक हमारे पास टर्मिनोलॉजी है, फ्रेट और कार्टेज। सर फ्रेट और कार्टेज में क्या फर्क है? ये सब चीज़ें चाहे एग्जाम में नहीं भी लिखोगे, लेकिन एज अ प्रोफेशनल आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेट एंड कार्टेज। एक बार सोचना, इसके ऊपर एक बार सोचो, पहले वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो कि फ्रेट और कार्टेज में सर क्या फर्क है। ये मेरे पास एक लोकेशन ए है, ठीक है, ये मेरे पास एक लोकेशन बी है, और ये मेरे पास इस जगह पर मेरे पास क्या है सर? मेरी फैक्ट्री है। मेरा ट्रांसपोर्टर कहाँ है सर? मेरा ट्रांसपोर्टर यहां पर है, लोकेशन ए पर, ठीक है। लोकेशन ए और लोकेशन बी का, लोकेशन ए और लोकेशन बी का जो डिस्टेंस है दैट इज से 300 किलोमीटर्स, और मेरी फैक्ट्री का और लोकेशन ए का जो डिस्टेंस है दैट इज से 10 किलोमीटर्स, ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैंने अपना कुछ सामान ट्रांसपोर्ट से भेजना है, ठीक है जी, तो मुझे पहले फैक्ट्री से इस लोकेशन ए तक भेजना पड़ेगा, उसके बाद लोकेशन ए से ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में लोड होगा और वहां से फिर लोकेशन बी पर जाएगा। अब जब फैक्ट्री से लोकेशन ए पर भेजना है तो वहां पर भी कुछ खर्चा तो होगा ना, वहां पर भी कुछ खर्चा तो होगा ना। इस लोकेशन पे जितना खर्चा होगा से 500 का खर्चा हुआ यहां से, ठीक है, और यहां से जब 300 किलोमीटर्स उसको भेजना है तो मैंने कहा यहां पर जो खर्चा हुआ दैट इज ₹5000, ठीक। तो सर ये जो 500 का खर्चा है इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेज, कि ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस हमने कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा पे किया है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेज। बहुत सिंपल सी एग्जांपल लेता हूं, आप अपनी ही सिटी में किसी शॉप पे गए, वहां से आपने से एक रेफ्रिजरेटर बाय किया, ठीक, बहुत बढ़िया सर, 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक शॉप थी, वहां से रेफ्रिजरेटर बाय किया। क्या आप वो रेफ्रिजरेटर को अपनी गाड़ी में रख के लेके आते हो? नहीं सर। किस में लेके आओगे सर? वहां से हम लोग कोई जो हमारा 3 व्हीलर होता है या रिक्शा होता है उसमें हम लोग उसको रखते हैं, वहां से वो शॉप से उठाएगा और हमारे घर पे छोड़ के जाएगा, ठीक है। ही विल चार्ज अराउंड 200-300 जो भी होगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वो चार्ज करेगा। उसको क्या बोलेंगे? उसको फ्रेट बोलेंगे या उसको कार्टेज बोलेंगे? सर उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेज, ठीक है। जब ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस हम लोग कोई प्रोडक्ट भेजते हैं उसके जो चार्जेस पे करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि फ्रेट और कार्टेज में क्या डिफरेंस है सर, समझ में आया? तो सर मेन चीज, अब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या बोलता है कि आप लोगों को एक प्रॉपर शीट प्रिपेयर करनी है जिसमें आप लोगों की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से रिलेटेड सारी की सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। क्या चीजें लिखी होनी चाहिए सर? बेसिक चीजें, जैसे कि नेम ऑफ द ट्रांसपोर्टर, नेम ऑफ द ट्रांसपोर्टर, कि कौन से ट्रांसपोर्टर से आप लोग सामान भेज रहे हो, ठीक है, उसका एड्रेस एंड फोन नंबर, ईमेल आईडी, उसकी डिटेल सारी की सारी होनी चाहिए। जीएसटी नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए। उसके बाद ट्रक नंबर आपके पास होना चाहिए
कि कौन से ट्रक से आपका सामान जो है वो जाएगा, ठीक है। उसके इन्वॉइसिंग से, उसके इन्वॉइसेस जो हैं वो आपके पास होने चाहिए कि उसने कौन कौन से इन्वॉइसेस हमें दिए, इन्वॉइसेस एंड पेमेंट डिटेल्स। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। ये प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। क्लियर? इसमें और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलो, द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर ट्रेसिंग, आइडेंटिफाइंग एन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, इट्स एलोकेशन, अपोर्शनमेंट टू द प्रोडक्ट और द सर्विस well established. Transportation cost is an important element of cost for the procurement of material for production and for distribution of product for sale. वो दो चीजें आ गई सर, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। प्रोक्योरमेंट करनी है तब भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करोगे, और अगर गुड्स भेजने हैं कहीं पर तब भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करोगे, तो दोनों चीजों के लिए वाइटल है। Therefore, the cost accounting records should present the transportation cost separately from the other cost of inward material or the cost of sale of the finished goods. वो कहता है transportation cost को अलग से आप लोगों ने properly show करना है। The Finance Act 2003 also specifies the certification requirement of the transportation cost for claiming the deduction while arriving at the assessable value of excisable goods। और वो कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है, ठीक है। इन्होंने लिख रखा है लेकिन वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। There is a need to standardize the record keeping of the expenses relating to transportation and computation of transportation cost। वो कहता है कुछ स्टैंडर्ड रूल्स होने चाहिए कि किस तरह से आप लोगों ने उसकी प्रेजेंटेशन करनी है, किस तरह से आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से उसको आप लोगों ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। वो सब चीजों को लेकर एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी इन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज। अच्छा, एक चीज और उन्होंने टर्म यूज की, इक्वलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये चीज एक रह गई। चलो, इक्वलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सर इसका क्या मतलब है? व्हाट इज मेंट बाय इक्वलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? दिस इज नथिंग बट द एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड। कि एक साल में, सपोज स्पेसिफाइड पीरियड हमारा एक साल का है, एक साल में ऑन एन एवरेज हमें ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड द इक्वलाइज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसलिए उसने एवरेज एंड इक्वलाइज्ड वर्ड को एक साथ यूज किया है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, टू प्रिस्क्राइब द सिस्टम टू बी फॉलोड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर कलेक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इट्स एलोकेशन, अपोर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर्स, लोकेशंस और द प्रोडक्ट्स, टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कल को कोई झगड़ा होता है तो इट शुड बी अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम। स्कोप क्या है? वही चीजें हैं, टू बी अप्लाइड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी स्टैच्यू और द रेगुलेशंस और एनी अदर पर्पस, ठीक है। तो डिटरमिन करना है हमें एवरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या पड़ रही है, फ्रेट कितना है, ट्रांजिट जो इंश्योरेंस है वो कितनी है, इंश्योरेंस क्लेम वैल्यूएशन कितनी है, क्लेम फॉर फ्रेट सब्सिडी अंडर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री उसको कुछ सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पता होगी, तभी तो हम लोग सब्सिडी क्लेम करेंगे। तो वो सब चीज़ों के लिए हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो डेफिनेशंस वगैरह काफ़ी कुछ हम लोग जो डिस्कस किया है वही कुछ इसमें कवर्ड है कि मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स फ्रॉम द सीएम में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं लिखनी, ठीक है। जितना हम लोगों ने जितना मैंने समझाया ये चीज़ें आप लोग सारी की सारी लिख सकते हो नोटबुक्स में, ठीक है। इतना पढ़ लिया तो आप लोगों के जो CAS 5 है वो कवर्ड है और इतने से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन में इसके बाहर नहीं कुछ भी पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है जी। तो इसके साथ CAS 5 हम लोगों का कंप्लीट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, विल टॉक अबाउट द CAS 6, विल टॉक अबाउट CAS 6, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग उसकी शॉर्ट ब्रीफिंग करके सारा कुछ लिख के हम लोग उसको जितना रेलिवेंट पार्ट है वो हम लोग उसका पढ़ लेंगे CAS 6 का। CAS 5 is complete with this, right? So if you have any queries, you can send me an email at ksjteaching@,
gmail.com. So that's all for this lecture, friends. Thank you so much.